तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपने घरों में लगे हुए फ्रिज की वायरिंग को समझेंगे फ्रेंड्स। इसके सबसे पहले सारे पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इसमें कंप्रेसर होता है, उसके अलावा होता है थर्मोस्टेट, फिर डिफ्रॉस्ट टाइमर, डिफ्रॉस्ट हीटर, पीटीसी रिले, और उसके अलावा फ्रेंड्स हमारा डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट जिसको बाईमेटल भी बोलते हैं फ्रेंड। उसके अलावा इवेपोरेटर फैन, और फिर डोर स्विच और लैम्प। इतने हमारे पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कंप्रेसर। उसके अलावा आता है डिफ्रॉस्ट टाइमर। तो उसके अलावा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट सबकी वर्किंग समझ आता है। थर्मोस्टेट जो है हमारा, ये एक तरीके का एक स्विच है जो हमारे सारे हमारे जो जितनी वायरिंग है, जितनी कंप्रेसर है, हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर है, ये डिफ्रॉस्ट टाइमर है, सबको सप्लाई यहीं से मिलता है फ्रेंड्स। तो ये थर्मोस्टेट कैसे वर्क करता है कि जितना भी टेम्परेचर सेट है हमारा थर्मोस्टेट में, जैसे मान लो कि 5 डिग्री सेट है, जैसे 5 डिग्री मेंटेन हो जाएगा तो ये फिर से एनओ हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो यहाँ से सर्किट ब्रेक कर देता है, और टेम्परेचर मेंटेन जब नहीं रहता है, हमारा ज़्यादा रहता है टेम्परेचर, तो ये एनसी रहता है और ये आगे सप्लाई देते रहता है। उसके अलावा आता है डिफ्रॉस्ट टाइमर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये कैसे वर्क करता है, देखिए इसमें ये क्या करता है फ्रेंड्स, एक बार हमारे कंप्रेसर को सप्लाई देता है, और कंप्रेसर के साथ साथ इवेपोरेटर फैन जो होता है उसको सप्लाई मिल जाता है। और एक बार क्या करता है, इन दोनों को सप्लाई काट के और डिफ्रॉस्ट हीटर को सप्लाई देता है। तो डिफ्रॉस्ट हीटर क्यों लगाया जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, लगातार कूलिंग होने की वजह से इवेपोरेटर कॉइल जो है उस पर बर्फ़ जम जाएगा, तो उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए हमें डिफ्रॉस्ट हीटर का यूज़ करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो कि टाइम टू टाइम हमारा ये हीटर ऑन होकर हमारे बर्फ़ को पिघलाते रहता है। तो ये कैसे वर्क करता है, डिफ्रॉस्ट टाइमर पे ये सारा डिपेंडेंट है। डिफ्रॉस्ट टाइमर जो होता है फ्रेंड्स, कोई भी टाइमर होगा तो उसमें सेटिंग होती है फ्रेंड्स 8 घंटे और 20 मिनट या 10 मिनट। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि 8 घंटे ये कंप्रेसर को ऑन रखता है, फिर 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ये डिफ्रॉस्ट हीटर को ऑन करेगा फ्रेंड्स। जिससे क्या होगा कि ज़्यादातर टाइम हमारा कूलिंग करेगा, और उस कुछ समय के लिए 10-15 मिनट के लिए डिफ्रॉस्ट हीटर को ऑन करेगा। तो ये डिफ्रॉस्ट हीटर जो है, ये इसके अलावा इस हमारे बाई मेटल जो है इस पर भी डिपेंड करता है। ये डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट एक टाइप का। इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड डिफ्रॉस्ट टाइमर जो हमारा 8 घंटे के लिए कंप्रेसर को ऑन रखेगा, ऑन रहेगा लगातार। और उसके बाद क्या होगा, 8 घंटे के बाद ये बाई मेटल को सप्लाई देगा डिफ्रॉस्ट हीटर को ऑन करने के लिए। लेकिन अगर बाई मेटल में उस समय -5 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे, तो ही वो ऑन होगा और वो आगे डिफ्रॉस्ट हीटर को सप्लाई जाएगा। और डिफ्रॉस्ट हीटर जैसे ऑन होगा तो टेम्परेचर बने लगेगा, फिर जैसे +5 डिग्री हमारा आएगा तो फिर से बाई मेटल हमारा ऑफ हो जाएगा और डिफ्रॉस्ट हीटर बंद हो जाएगा उस समय फ्रेंड्स। में क्या होगा फ्रेंड्स, कंप्रेसर है जो कि सिंगल फेज मोटर पे रन करता है, और इवेपोरेटर भी है सिंगल फेज मोटर है, सारे सिंगल फेज सप्लाई से ही वर्क करेंगे। और एक हमारा लैंप होता है जो कि हमारा दरवाजे के स्विच के साथ, लिमिट स्विच के साथ लगा रहता है। जैसे दरवाज़ा हम बंद करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा, और दरवाज़ा खोलेंगे तो ये जल जाएगा। अब सारे पार्ट्स के वर्किंग को हमने समझ लिया है, तो अब हम इसके वायरिंग को भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फेज रखा है या न्यूट्रल लिखा है, तो न्यूट्रल में डायरेक्ट हमारे लैंप को, इवोपरेटर फैन के मोटर को, कंप्रेसर को, और फिर यहाँ से एक फ्यूज लगा हुआ है। ये फ्यूज है, फ्यूज लगा हुआ फ्रेंड्स डिफ्रॉस्ट हीटर को सप्लाई ब्रेक करने के लिए। ये कि किसी वजह से मान लो कि डिफ्रॉस्ट हीटर लगातार ऑन रह गया, तो उस समय हमारा फ्रिज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस समय क्या होगा, अगर 70 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चला जाएगा डिफ्रॉस्ट हीटर की वजह से, तो ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और डिफ्रॉस्ट हीटर बंद हो जाएगा। तो इसलिए न्यूट्रल का सप्लाई जो है, हमने डिफ्रॉस्ट हीटर को यहाँ से, एक कॉइल को यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, और यही कॉइल से सीरीज में होते हुए न्यूट्रल जो है हमारा टाइमर को चला गया फ्रेंड्स। तो टाइमर का वायरिंग समझाता हूँ। ये टाइमर जो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, ये टाइमर का जो मोटर को ऑन रखने के लिए, लगातार टाइमर को चलाते रहने के लिए, 1 नंबर से न्यूट्रल यहाँ मिलता है, और 3 नंबर से इसको फेज मिलता है। तो 3 नंबर और 1 नंबर इसको मिलते रहेगा, तो ये लगातार टाइमर ऑन रहेगा। तो 1 नंबर न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया, और 3 नंबर को सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से फेज जो है डायरेक्ट थर्मोस्टेट के एनसी पे गया। थर्मोस्टेट के मतलब एक पॉइंट पे गया, थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से एक बार उठा के हमने डायरेक्ट 3 नंबर पे डाल दिया। तो जैसे थर्मोस्टेट ऑन जब तक रहेगा तब तक हमारा 3 नंबर सप्लाई मिलते रहेगा, मतलब टाइमर को इधर से फेज और इधर से न्यूट्रल मिलते रहेगा, और टाइमर लगातार ऑन रहेगा। तो टाइमर का न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है, ये डिफ्रॉस्ट हीटर के सीरीज में होते हुए जा रहा है, डिफ्रॉस्ट हीटर के कॉइल से होते हुए ही जा रहा है। तो इसके आगे समझाऊंगा कि ये जब ऑन होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स। तो अभी समझते हैं यहाँ पे कि टाइमर को सप्लाई मिल गया। अब टाइमर को जैसे सप्लाई मिला फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे एनसी और एनओ पॉइंट्स हैं। तो
3 नंबर पे हमें हमेशा हमारे टाइमर, डिफ़ॉल्ट टाइमर का जो 3 नंबर होता है, इंडिया में ज़्यादातर टाइमर्स ऐसे ही होते हैं, तो 3 नंबर पे हमें डायरेक्ट सप्लाई दे देना है, कॉमन पॉइंट है ये। और इसके एनसी से, डिफ्रॉस्ट के टाइमर के एनसी से हमें क्या करना है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले OLP पे जाएगा, हमारे मोटर को ओवरलोड होने से बचाएगा। मतलब मोटर हमारा लोड बढ़ जाता है तो मोटर जल जाएगा, उसको प्रोटेक्शन के लिए हमने थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन लगाया, तो वहाँ पे जाएगा। और उससे निकल के हमारे कंप्रेसर में 3 वायर्स होते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक हमारा कॉमन होता है दोनों का। तो इसकी वायरिंग को एग्जैक्ट मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़े से एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। पहले यहाँ समझ लेते हैं कि इसके कॉमन पे हमें 4 नंबर से जो वायर उठा के कॉमन पे डाल देना है। तो 4 नंबर से क्यों डाला, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये डिफॉल्ट टाइमर जो है हमें 8 घंटे के लिए ये किस कंडीशन में रहेगा, हमेशा एनसी वाले पॉइंट से सप्लाई देते रहेगा। और 8 घंटे बाद क्या होगा, ये एनसी एनओ हो जाएगा और ये एनओ जो पॉइंट है वो एनसी हो जाएगा। इसलिए हमने एनसी से कनेक्ट किया है कि जैसे हम टाइमर ऑन करेंगे, थर्मोस्टेट सप्लाई देगा तो हमारा कंप्रेसर इधर से सप्लाई फेज मिल जाएगा कंप्रेसर को। और जब ये ऑफ होगा 8 घंटे बाद, तो ये एनओ एनसी हो जाएगा और यहाँ सप्लाई 2 नंबर से होते हुए हमने बाई मेटल डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट को दिया है, तो बाई मेटल पे जाएगा। और बाई मेटल उस समय अगर टेम्परेचर उसका बहुत डाउन हो गया, यहाँ का बहुत डाउन है इस प्लेस का, तो क्या होगा, ये एनओ एनसी रहेगा, तो यहाँ सप्लाई ये डिफ्रॉस्ट हीटर को पहुँच जाएगा। और डिफ्रॉस्ट हीटर को जैसे सप्लाई मिलेगा यहाँ से, ये फेज आ रहा है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फेज जब यहाँ से आ रहा होगा और यहाँ से उस समय न्यूट्रल जा रहा था, तो जैसे फेज मिलेगा तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल की वजह से ये हीटर ऑन हो जाएगा। और हीटर ऑन होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई जो न्यूट्रल का आगे जा रहा था वो ब्रेक हो जाएगा और न्यूट्रल यहीं तक रह जाएगा और फेज यहाँ से यहाँ आएगा फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो हमारा टाइमर है वो टाइमर ऑफ हो जाएगा। डिफ्रॉस्ट हीटर जैसे ऑन होगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये डिफ्रॉस्ट हमारा जो डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट है ये फिर से एनओ हो जाएगा। और जितना टेम्परेचर सेट है उससे अगर ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, तो ये एनओ हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से हमारा फेज मिलना बंद हो जाएगा। अगर मान लो उतने सेकंड के अंदर अगर हमारा ये दे भी रहा है यहाँ से सप्लाई, तो भी ये सप्लाई आगे नहीं जाएगा और डिफ्रॉस्ट हीटर बंद हो जाएगा। तो फिर से ये सप्लाई यहाँ से इसको मिल जाएगा और फिर से टाइमर ऑन हो जाएगा, फिर से 8 घंटे का साइकिल शुरू हो जाएगा। तो 8 घंटे का साइकिल शुरू होगा तो फिर से हमारे कंप्रेसर को सप्लाई मिल जाएगा और फिर से कूलिंग शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं कि कंप्रेसर वाला सप्लाई जो है कंप्रेसर के साथ साथ इवोपरेटर पे भी मिल रहा है। तो अब इसके वायरिंग को समझते हैं, सिंगल फेज वायरिंग को, न्यूट्रल और फेज का। तो देखिए हमारा जो सिंगल फेज मोटर होता है इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक होता है रनिंग वाइंडिंग, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। और एक होता है दोनों रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक पॉइंट को कॉमन एक वायर से शॉर्ट कर देते हैं। उस कॉमन वाले पॉइंट पे हमने फेज डालना है। और हमेशा रनिंग वाइंडिंग पे जो है हमारा न्यूट्रल डालना है। तो देखिए हमारे न्यूट्रल वायर को उठा के हमने रनिंग वाइंडिंग से पे डाल दिया है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग पे भी हमें शुरू में सप्लाई देना पड़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए, हमारे मोटर को शुरू में स्टार्ट करने के लिए सिंगल फेज में हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग पे भी सप्लाई देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने पीटीसी रिले यूज किया है। ये पीटीसी रिले बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये पीटीसी रिले आपको समझाता हूँ। देखिए पीटीसी रिले में ये रिले जो मैंने बनाया यहाँ पे 2 पॉइंट है, ऐसे ही 4 पॉइंट वाले होंगे, 3 पॉइंट वाले भी होंगे। तो सबसे पहले पीटीसी रिले में हमें देख लेना है कि हमारा सबसे पहले पहचानना है कि हमारे मोटर में रनिंग वाला टर्मिनल कौन है, रनिंग वाइंडिंग का, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कौन सा है, कॉमन कौन सा है। तो देखिए जो ये 3 टर्मिनल है हमारे पास, ठीक है, हम अपने मल्टीमीटर पे ओम्स चेक करेंगे तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का ज़्यादा मिलेगा, उससे कम रनिंग वाइंडिंग का मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मिलेगा फ्रेंड्स रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच का, क्योंकि इसमें दोनों कॉइल्स आ जा रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस मिलेगा सबसे ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में जो होगा उससे कम होगा, और रनिंग वाइंडिंग के बीच में, ये दोनों टर्मिनल के बीच में सबसे कम होगा। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग कौन सा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वो देख सकते हैं। तो अब रनिंग वाइंडिंग पता चल गया, तो रनिंग वाइंडिंग पे हमें पीटीसी का वो टर्मिनल कनेक्ट करना है जहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है। तो अगर मान लो ये टर्मिनल मैंने रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसी टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल भी देना है। और दूसरा टर्मिनल जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, पीटीसी का दूसरा टर्मिनल स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देना, वहाँ पे कोई वायर नहीं करना है। देखिए ज़्यादातर जो हमारे फ्रिज होते हैं उसमें कैपेसिटर नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो फिर रनिंग वाइंडिंग रनिंग कैपेसिटर ऐसी वायरिंग होगी फ्रेंड्स। और तो देखिए अब पीटीसी का क्या हुआ कि पीटीसी का काम क्या है फ्रेंड्स, कि शुरू में क्या होगा, जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो क्या होगा ना, पीटीसी इस रनिंग वाइंडिंग पे तो न्यूट्रल जाएगा ही, लेकिन थोड़े समय के लिए ये वायर यहाँ से शॉर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है ये न्यूट्रल स्टार्टिंग वाइंडिंग पे भी चला जाता है।
तो शुरू में रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों पे सप्लाई मिला, जिससे क्या होगा मोटर रन हो गया, और उसके थोड़ी देर बाद ही ये पीटीसी यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई कट जाता है। तो रनिंग वाइंडिंग से लगातार हमारा मोटर चलते रहता है। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग होती है फ्रेंड्स, इसके मोटर की। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जब कैपेसिटर हमारे कंप्रेसर पावर जा रहा है, साथ साथ में इवेपोरेटर फैन को भी जा रहा है। तो मतलब जब भी कंप्रेसर ऑन होगा उसके साथ ये इवेपोरेटर फैन भी ऑन होगा। और लैंप की वायरिंग कैसे की हुई है, फेज का वायर सबसे पहले डोर के स्विच पे लिया, स्विच के एन लिमिट स्विच के एनओ पे, और लिमिट स्विच के एनओ से आउट होकर लैंप को सप्लाई दे दिया फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड कि हमारा ये जो फ्रिज में वायरिंग होता है उसका वायरिंग कैसे किया हुआ रहता है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं वहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।